Hello everyone and welcome to HP Studies. I hope you all are doing good. So our today's topic is intelligence. Intelligence से आपके किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे. सो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारा HP TGT कमीशन आर्ट्स का 6th ऑनलाइन बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. जो भी एस्पिरेंट्स इंटरेस्टेड हैं ये बैच परचेज करने के लिए आप निम्बस करियर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये कुछ और पेड ऑनलाइन बैचेस चल रहे हैं विद डिस्काउंट चल रहे हैं. आप प्रिपरेशन कर रहे हैं बैच लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जिस भी कोर्स के लिए आप अवेल करना चाहते हैं विद प्राइस आपको ये मिल रहे हैं. आपके कोई सिबलिंग्स फ्रेंड्स प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन्हें आप ये स्क्रीनशॉट लेके आप उन्हें शेयर कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं निम्बस करियर ऐप और कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे. निम्बस करियर ऐप जब डाउनलोड करेंगे तो कोर्सेज के सेक्शन में जाके आप इसे अवेल कर सकते हैं. ठीक है, इंटेलिजेंस पे आज हम बात करेंगे. कौन कौन सी थ्योरीज इंटेलिजेंस की इंपॉर्टेंट है जहां से आपकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो थ्योरीज भी हम डिस्कस करेंगे. सो एक वीडियो में इसे कवर कर पाना मुश्किल है तो नेक्स्ट वीडियो में भी हम इसके कुछ एक क्वेश्चंस कुछ एक कंसेप्ट को कंटिन्यू करेंगे. सो आज बेसिक्स हम इसके समझने वाले हैं. ठीक है जी. फर्स्ट आपको पूछा गया है इंटेलिजेंस इंक्लूड, बुद्धि में क्या चीज शामिल है, इंटेलिजेंस में कौन कौन सी चीजें शामिल है. अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्रिएटिविटी में और इंटेलिजेंस में. इन दोनों चीजों में बहुत डिफरेंस रहता है क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस में, जिसमें हम चीजों को डाइवर्जेंट थिंकिंग और हम कन्वर्जेंट थिंकिंग के साथ जोड़ देते हैं. सो क्वेश्चंस के माध्यम से हम उनको समझेंगे. इंटेलिजेंस इंक्लूड्स the capacity to of an individual to produce noble original answer to problem. यानी समस्याओं के मौलिक उत्तर देने के लिए एक व्यक्ति की जो क्षमता है उसको इंटेलिजेंस कहा जाता है. The ability to produce a single response to a specific question, कि आपने किसी एक प्रश्न का और उत्तर देने के बजाय आप एक ही उत्तर देने की योग्यता अगर आप रहते हैं तो आप इंटेलिजेंट हैं. A set of capabilities that allow an individual to learn, यानी योग्यताओं का जो समूह है जो व्यक्ति को सीखने में मदद करता है. बहुत सारी कैपेबिलिटीज हैं जो अलाउ करता है इंडिविजुअल को कुछ सीखने के लिए. A permanent change in behavior as a result of experience, एक परमानेंट चेंज हो जाना एक बिहेवियर में वो रिजल्ट रहता है आपके एक्सपीरियंस का. ठीक, इसको इंटेलिजेंस कहेंगे. तो ऐसा कुछ नहीं है कि परमानेंट चेंज हो गया अगर आपके बिहेवियर में और आपके जो रिजल्ट्स हैं एक्सपीरियंस में अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में स्थायी परिवर्तित होना वो इंटेलिजेंट कहलाता है. ऑप्शंस के माध्यम से जाएंगे. द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ सिंगल रिस्पॉन्स, अगर आप एक सिंगल रिस्पॉन्स दे रहे हैं किसी प्रश्न का, इतना ही आप में कैपेबिलिटीज है, इतनी एबिलिटीज है, तो आप इंटेलिजेंट नहीं होते, आप इसको काउंट नहीं कर सकते. द कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस ओरिजिनल आंसर. देखिए कोई भी अगर हम ओरिजिनल आइडियाज ला रहे हैं, नए नए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, एक क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर निकाल रहे हैं, तो आप क्रिएटिव हैं. सो ये क्रिएटिव की डेफिनेशन है. मैंने आपको कहा था कि क्रिएटिव और इंटेलिजेंस में डिफरेंस है. वो चीजों के माध्यम से आपने क्वेश्चन गलत नहीं करके आना है. बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं जो ये आंसर करके आ जाते हैं. राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेट ऑफ कैपेबिलिटीज दैट अलो एन इंडिविजुअल टू लर्न, यानी एक इंडिविजुअल को सीखने के लिए उसकी जो कैपेबिलिटीज हैं, सेट ऑफ कैपेबिलिटीज वो अलाउ करती हैं उसे सीखने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए. तो सी हमारा राइट आंसर इसमें हो जाएगा. A child of 16 years score 75 in IQ test, his mental age will be. 16 वर्ष का एक बच्चा है, बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करना है, उसकी मानसिक आयु कितनी होगी. एक बच्चा है 16 साल का, ठीक है जी. अब उसका IQ स्कोर जो है वो 75 रहता है, उसकी मेंटल एज कितनी होगी. ओके, सो मैंने आपको बताया था मेंटल एज क्या होती है, मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज. क्रोनोलॉजिकल एज, मेंटल एज वो एज होती है जब आप पे टेस्ट कंडक्ट किया जाता है और उस टेस्ट पे आप कितना स्कोर कर रहे हैं, उस स्कोर के बेसिस पे और आपकी क्रोनोलॉजिकल के बेसिस पे आपका आईक्यू टेस्ट का स्कोर निकाला जाता है. ठीक है जी, आईक्यू टेस्ट का स्कोर निकाला जाता है. अब मेंटल एज वो हुई जब आपका टेस्ट किया गया और टेस्ट में जो आपका स्कोर रहा, ठीक है जी, उस स्कोर के बेसिस पे आपकी मेंटल एज. क्रोनोलॉजिकल एज जो आपकी एक्चुअल एज है, एक्चुअल एज यानी अगर मान लीजिए कोई बच्चा है 8 साल का बच्चा है, उस पर आप टेस्ट कर रहे हैं, उसके मान लीजिए कोई स्कोर आता है तो उसकी टेस्ट का स्कोर मान लीजिए 18 आ रहा है, 20 आ रहा है, जितना भी आ रहा है, तो उसकी मेंटल एज होगी. क्रोनोलॉजिकल है क्योंकि वो 8 साल का है तो उसकी एक्चुअल एज जो है वो उसकी क्रोनोलॉजिकल एज हो जाएगी. अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे. जो आईक्यू का फॉर्मूला है जो बहुत बार मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो आईक्यू का आपका फॉर्मूला हो जाएगा
मेंटल एज, एमए जिसको कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में भी आपको पूछा जाता है, एंड क्रोनोलॉजिकल एज यानी सीए, एमए अपॉन सीए मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। सो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। अब अगर मान लीजिए 16 साल का बच्चा है तो 16 उसकी एक्चुअल एज हो जाएगी, तो IQ का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि आपको निकालने के लिए कहा गया है मेंटल एज, ठीक है, मेंटल एज आपको निकालने के लिए कहा गया, तो हम इस पे मेंटल एज लिख लेंगे, या मान लीजिए हम इस पे x लिख लेते हैं, ठीक है, x मान लेते हैं। क्रोनोलॉजिकल एज उसको 16 साल दी गई है मल्टीप्लाई बाय 100, और IQ उसको ऑलरेडी दिया गया है कितना, 75, ठीक है जी। अब 75 दिया गया है, तो अब हमने इसको सॉल्व करना है, फिर हम उसका क्या निकालेंगे, मेंटल एज निकालेंगे। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब 25 तियां 75, 25 चौके 100, ठीक है, और 4 4 जा 16, सो ये यहाँ चला जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा, यानी 12। तो 12 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आपको सॉल्व करने हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि आपको मेंटल एज दी गई होती है, क्रोनोलॉजिकल एज दी गई होती है, और आपको उसका IQ निकालना होता है, तो उसमें भी आपका यही फॉर्मूला फिट बैठेगा, ठीक है। तो उसमें हमें जो जहां x लिखा था वहां पे आपको उसकी क्या लिखनी है, मेंटल एज लिखनी है। क्वेश्चन है, द क्लास टीचर ऑब्जर्व राघव इन क्लास प्लेइंग मेलोडियस सेल्फ कंपोज्ड म्यूजिक इन हिज कीबोर्ड, यानी the class teacher thought that Raghav seemed to be high in dash intelligence। क्वेश्चन पूछा गया है, कक्षा में अध्यापक राघव ने अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। टीचर ने देखा कि बच्चा अपने कीबोर्ड पे, राघव अपने कीबोर्ड पे एक बहुत ही अच्छा खुद कंपोज किया गया म्यूजिक को चला रहा है, बजा रहा है। सो ये जो इंटेलिजेंस है, राघव में जो इंटेलिजेंस है, कौन सी इंटेलिजेंस को वो देख रही है। अब आपको ये क्वेश्चन, ऑप्शन है स्पेशल है, बॉडीली काइनेस्थेटिक है, म्यूजिकल है, या लिंग्विस्टिक है। ये क्वेश्चन पूछा गया हमें मल्टीपल इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस से आपको क्वेश्चन पूछा गया, और ये किसने दिया था, हॉवर्ड गार्ड, ठीक है जी। हावर्ड गार्डनर ने अपनी एक बुक दी थी, फ्रेम्स ऑफ माइंड, जिसमें वो मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। और अगर हम एनसीईआरटी के से बात करें तो 8 तरह के इंटेलिजेंस को हम फॉलो करते हैं, ठीक है। तो 8 तरह की इंटेलिजेंस में आपकी जैसे आपकी स्पेशल इंटेलिजेंस हो जाती है, बॉडीली काइनेस्थेटिक हो जाती है, म्यूजिकल हो जाती है, लिंग्विस्टिक हो जाती है, इंटरपर्सनल हो जाती है, इंट्रापर्सनल हो जाती है, उसके बाद नेचुरलिस्टिक आज के टाइम में हम फॉलो करते हैं उसको, ठीक है। तो इस तरह से आपकी इंटेलिजेंस होती है। क्वेश्चन के माध्यम से अगर बच्चा खुद से गाना कंपोज कर रहा है और गा रहा है, बजा रहा है, तो उस बच्चे में जो इंटेलिजेंस है, टीचर देखती है कि उसमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, जो बच्चा खुद से सॉन्ग्स को कंपोज कर रहा है, ठीक है, अपनी एक लय में, संगीत के बीच में, पिच, टोन, रिदम के बीच के डिफरेंस को समझ रहा है, अगर कोई पिच है तो डिफरेंस को समझ रहा है, तो उसमें कौन सी इंटेलिजेंस होती है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस होती है। स्पेशल में वो आ जाते हैं, स्कल्पचर्स हो गए, आर्किटेक्ट हो गए, ठीक है जी। तो ये सब आ जाते हैं आपके स्पेशल में। बॉडीली काइनेस्थेटिक में वो आ जाएंगे जिनकी अपनी बॉडी पे बहुत अच्छी कमांड है, जैसे आपके स्पोर्ट्स पर्सन हो जाते हैं, जिम्नास्ट हो जाते हैं, ठीक है जी। तो ये डांसर्स हो जाते हैं, ठीक है जी, स्पोर्ट्स पर्सन, जिम्नास्ट। तो इस तरह से आपके किस में आ जाते हैं, बॉडीली काइनेस्थेटिक। लिंग्विस्टिक में जिनकी लैंग्वेज पे बहुत अच्छे पकड़ होते हैं, जो अच्छे पोएट होते हैं, आप कह सकते हैं राइटर होते हैं, जो किसी भाषा को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं या बोलते हैं, ठीक है, जो सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस उसमें रहती है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ इंटेलिजेंट यंग चाइल्ड, यानी इसमें हमें बताना है कि कौन सा एक यंग इंटेलिजेंट चाइल्ड का साइन नहीं है, ठीक है, कौन सा लक्षण बुद्धिमान छोटे बच्चे का नहीं है। वन हु हैज द एबिलिटी टू क्रैम लॉन्ग एसे वेरी क्विकली, जो लंबे निबंधों को शीघ्रता से रटने की क्षमता रखता है। Who one has the ability to communicate fluently and appropriately,
वो बच्चा जिसमें एबिलिटी रहती है कि दूसरों के साथ आप किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे या अप्रोप्रिएटली किस तरह से रहेंगे। हु वन कैरीज ऑन थिंकिंग इन एब्स्ट्रैक्ट मैनर, यानी अमूर्त तरीके से जो बच्चा सोच सकता है, जो चीजें उसके सामने नहीं है फिर भी वो इन चीजों के बारे में बहुत अच्छे से सोच रहा है, एब्स्ट्रैक्टली सोच रहा है, वो ये सब चीजें आपकी एक इंटेलिजेंट चाइल्ड में रहती हैं। ये भी आपकी रहती है, दूसरों के साथ एबिलिटी रहती है कम्युनिकेट करने की। वन हु कैन एडजस्ट वन सेल्फ इन अ न्यू इन्वायरमेंट, एक नए इन्वायरमेंट में जो खुद को एडजस्ट कर लेता है, वो भी आपके इंटेलिजेंस में आ जाएगा। सो बी सी डी आपका हो जाएगा। ऐसा बच्चा जो लंबे लंबे ऐसे को बहुत जल्दी आप रट लेता है, ये एबिलिटी रहती है, तो ये आपके किसी इंटेलिजेंस में या क्रिएटिव में नहीं रहेगी। सो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th क्वेश्चन। द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशंट और IQ वाज डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप किया था? सो इंटेलिजेंस क्वोशंट किसने विकसित किया था? गेल्टन, बिने, स्टर्न एंड टर्मन। सो ये डेवलप किया था इंटेलिजेंस क्वोशंट, ठीक है, कंसेप्ट आपका दिया था स्टर्न ने। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। 1912 में इन्होंने इसका कंसेप्ट दिया था, ठीक है, 1912 में स्टर्न ने दिया था। उसके बाद टर्मन ने 1916 में इसे रिवाइज किया था, रिवाइज्ड बाय टर्मन। तो उन्होंने मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये फॉर्मूला उन्होंने दिया था। इंटेलिजेंस क्वोशंट IQ जो है द कंसेप्ट वाज गिवन बाय, तो कंसेप्ट किसने दिया था इसका? कंसेप्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो किसने ये कंसेप्ट दिया है? सो ये कंसेप्ट ओके, सो ये कंसेप्ट दिया है हमारा बिने, या टी आ जाएगा इसमें, अल्फ्रेड बिने ने दिया था ये। गेल्टन गलत हो जाएगा। स्टर्न ने इसको कंसेप्ट को दिया था इसका, बट ओके ये लास्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटेलिजेंट चाइल्ड, एक इंटेलिजेंट चाइल्ड की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? ये वो लास्ट क्वेश्चन हमारा डिस्कस हो चुका है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टर्नबर्ग ट्रायैकिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, यानी निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग के बुद्धि के त्रितंत्र सिद्धांत का हिस्सा नहीं है? सो ऑप्शन है एनालिटिकल, प्रैक्टिकल, स्पेशल है हमारी, और हमें दिया गया है क्रिएटिव। सो स्पेशल इंटेलिजेंस जो है वो हमें दी है हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी में, और इसकी बात जो हम थॉर्नस्टन की 16 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज पढ़ते हैं उसमें भी हम इन चीजों को पढ़ते हैं। सो सी हमारा गलत हो जाएगा। एनालिटिकल इंटेलिजेंस जो है स्टर्नबर्ग ने दी है, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस दी है, और क्रिएटिव इंटेलिजेंस दी है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय, तो मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो थ्योरी है वो किस चीज की बात करती है? इंटेलिजेंस कैन बी रैपिडली, हम रैपिडली इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हैं। इंटेलिजेंस कैन बी सेवरल काइंड, इंटेलिजेंस के बहुत सारे काइंड्स होते हैं। पेन पेपर टेस्ट आर नॉट हेल्पफुल, बिल्कुल सही बात है, बट इस चीज की बात नहीं करते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस में। इंटेलिजेंस कैन बी मल्टीप्लाइड विद इफेक्टिव पेडागोजीज, तो ऐसा नहीं है कि बुद्धि को हम बढ़ा सकते हैं या प्रभावी बना सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं इफेक्टिव पेडागोजी के साथ। बिल्कुल सही। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो बात करती है वो बात करती है कि इंटेलिजेंस के सेवरल काइंड्स होते हैं। बच्चे में अगर एक इंटेलिजेंस है और अगर बाकी नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि मतलब वो कुछ और नहीं सीख सकता है। तो इंटेलिजेंस सेवरल काइंड्स होते हैं। आपकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की बात की गई है, आपकी बॉडीली काइनेस्थेटिक की बात की गई है, इंट्रापर्सनल की बात की गई है, इंटरपर्सनल की बात की गई, दूसरों के साथ बहुत जल्दी इंटरैक्ट कर लेते हैं, दूसरों समझ लेते हैं, काउंसलर जिसमें आ जाते हैं। सो ये चीजें जो है नेचुरलिस्टिक दी गई है आपको। तो ये सब चीजें जो है सेवरल काइंड्स रहते हैं इंटेलिजेंस के, जो की बात करती है आपकी मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। which of these does not imply practical intelligence in the triakic theory? प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस में कौन सा व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? कारक दिए गए हैं प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस में और कौन सा नहीं है? रीशेपिंग द एनवायरमेंट, थिंकिंग प्रैक्टिकली अबाउट वन सेल्फ ओनली, choosing an environment in which you can succeed and adapting in the environment। बिल्कुल इन्वायरमेंट में अगर आप अडेप्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिकल में आ जाएगा आपका ये।
चूजिंग एन एनवायरमेंट इन विच यू कैन सक्सीड, बिल्कुल अगर आप ऐसा एनवायरमेंट चूज कीजिए जिसमें आप सफल हो सकते हैं तो ऐसे चूज करना चाहिए। रीशेपिंग द एनवायरमेंट, हम वातावरण को कैसे रीशेप कर सकते हैं, ये बिल्कुल, तो ये सब चीजें जो हैं वो आपकी सही हो जाएंगी। और सिर्फ प्रैक्टिकली अपने बारे में ही सोचना, ये फैक्टर जो है वो आपके प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के नहीं है, जो आपके किसके ट्राइआर्किक थ्योरी है जो स्टर्नबर्ग ने दी है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। According to Gardner theory of multiple intelligence, the factor that would contribute most of being a self-aware individual would be, यानी जो खुद के बारे में अवेयर है, तो जो हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस दी है उसमें वो बात करते हैं कि जो व्यक्ति खुद के बारे में अगर सेल्फ अवेयर है उसको उन्होंने कौन सी इंटेलिजेंस में रखा है। सो म्यूजिकल है, स्पिरिचुअल है, लिंग्विस्टिक है, इंट्रापर्सनल है। ठीक है, तो खुद के बारे में जो अवेयर है वो आ जाएंगे आपके इंट्रापर्सनल में, डी हमारा सही हो जाएगा। म्यूजिक में जो आ जाएंगे जो म्यूजिक को खुद से कंपोज कर सकते हैं, रिदम, टोन, पिच के बीच के डिफरेंस को समझ सकते हैं। स्पिरिचुअल किसी तरह की कोई इंटेलिजेंस नहीं है। लिंग्विस्टिक में वो इंटेलिजेंस आ जाती है जिसमें व्यक्ति की भाषा पे बहुत अच्छी पकड़ होती है, वो बहुत अच्छा वक्ता होता है, एक बहुत अच्छा श्रोता होता है, लेखक होता है, ठीक है, पोएट होता है। तो ये सब चीजें जो है वो आपकी लिंग्विस्टिक में आ जाती है। और यहाँ बात की गई है इंट्रापर्सनल की, यानी जो खुद के बारे में बहुत अवेयर रहता है। सो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following is a form of Sternberg triarchic theory of intelligence? So practical है, experiential है, सोर्सफुल है, इंटेलिजेंस है। इनमें से हमें बोला है कि ट्रायर्किक थ्योरी की कौन सी फॉर्म है। एक्सपेरिमेंटल, अगर यहाँ एक्सपीरियंशियल दिया गया होता तो वो सही हो जाता। एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस की तरह की इंटेलिजेंस नहीं है, रिसोर्सफुल भी नहीं है, मैथमेटिकल भी नहीं है। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस जो है वो आपकी सही हो जाएगी। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस आपकी हो जाएगी, आपकी क्रिएटिव इंटेलिजेंस हो जाएगी, एंड लास्ट हमारी एनालिटिकल इंटेलिजेंस हो जाएगी। तो 3 तरह की इंटेलिजेंस की ये बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारी कौन सी होगी, प्रैक्टिकल होगी, क्रिएटिव होगी एंड एनालिटिकल। सो हमारा बिल्कुल सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। Which one of the following illustrates a person with linguistic intelligence? अच्छा, अब हमें बताना है कि एक उदाहरण बताना है जो भाषाई बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है। जिस व्यक्ति में लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस रहती है वो कौन सी स्टेटमेंट दर्शाती है उसको। द एबिलिटी टू हैंडल लॉन्ग चेन ऑफ रीजनिंग, यानी जो लंबी चेन श्रृंखलाओं को संभाल सकता है। देखिए, जो लंबी श्रृंखलाओं को संभाल लेगा उसमें कौन सी इंटेलिजेंस रहेगी, मैथमेटिकल। मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, ठीक है जी। रीजनिंग को समझ रहा है, मैथ्स बहुत अच्छा है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बहुत अच्छी है, तो उसमें रहेगी आपकी मैथमेटिकल। ठीक है जी। सेंसिटिविटी मतलब ए हमारा गलत हो गया। सेंसिटिविटी टू द मीनिंग एंड ऑर्डर टू वर्ड्स एंड द वेरिड यूज ऑफ लैंग्वेज, शब्दों के अर्थ, ठीक है, और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशील रहता है। आप क्या समझ रहे हैं, सेंसिटिविटी रहती है उस व्यक्ति को जो मीनिंग को समझता है लैंग्वेज के, उनका जो ऑर्डर दिया गया है वर्ड्स का उसको इजीली समझता है और भाषा के यूज को अच्छे से कर सकता है, उस व्यक्ति में रहती है लिंग्विस्टिक। ठीक है जी, तो इसमें कौन सी रहती है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। ओके जी। नेक्स्ट हमारा हो गया सेंसिटिव, ये तो बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। सेंसिटिविटी टू द पिच, मेलोडी एंड टोन, तो जो पिच को, मेलोडी, टोन को बहुत अच्छे से समझ लेता है वो उसमें आ जाती है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। ठीक है जी। द एबिलिटी टू नोटिस एंड मेक डिस्टिंक्शंस अमंग अदर, यानी जो दूसरों को अंतर को समझ लेता है, ठीक है, कि दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है। काउंसलर होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, तो ये सब जो है वो दूसरों के टीचर्स आप इसमें काउंट कर लेते हैं। जैसे क्लासरूम में कई बार बच्चा, अगर कोई बहुत शांत, अगर बच्चा बहुत बोलता है दूसरे दिन वो बहुत शांत बैठा है, अगर टीचर यही समझ नहीं पा रहा है कि वो आज शांत बैठा है, क्यों शांत बैठा है, उसको समझाए, तो अगर वो डिफरेंस नहीं समझ रहा है तो मतलब उसमें वो इंटेलिजेंस है ही नहीं, इंटरपर्सनल है ही नहीं। तो ये जो आ जाते हैं जो दूसरों के बिहेवियर को समझ लेते हैं वो आते हैं इंटरपर्सनल। और इंट्रापर्सनल में कौन से आ जाते हैं, जो खुद के बिहेवियर को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा।
द फॉलोइंग 3 aspects ऑफ इंटेलिजेंस आर डेल्ट बाय स्टर्नबर्ग ट्रायकिक थ्योरी। हमें स्टर्नबर्ग की जो हम थ्योरी पढ़ते हैं उसमें हमें 3 स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक हमारा आ जाता है एक्सपीरियंशियल, एक हमारा आता है कंटेक्चुअल, एक हमारा आता है कॉम्पोनेंशियल। अब हमें दिया गया है कि एक कौन सा 3 एस्पेक्ट्स में नहीं है, एक्सेप्ट पूछा गया है, तो सोशल हमारा सही हो जाएगा। सामाजिक जो है वो आपका किसी तरह का कोई सिद्धांत नहीं है ट्रायकिक थ्योरी में, ठीक है। हु डेवलप्ड द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट? सबसे पहली बार इंटेलिजेंस टेस्ट किसने डेवलप किया था? इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। अब आपको इसमें आईक्यू नहीं पूछा है, इंटेलिजेंस टेस्ट पूछा है। डेविड वेस्लर, एडवर्ड स्पेयरमैन, चार्ल्स एडवर्ड स्पेयरमैन, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने आपकी ट्रायकिक थ्योरी दी है, स्पेयरमैन ने आपकी 2 फैक्टर थ्योरी दी है, वेस्लर ने आपका कौन सा सिद्धांत दिया है? एक सिद्धांत दिया है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने ने सबसे पहली बार इंटेलिजेंस टेस्ट दिया था। कब दिया था? 1905, ठीक है। 1905 में अल्फ्रेड बिने ने पहली बार इंटेलिजेंस टेस्ट दिया था। Which of the following statements about intelligence is correct? अब आपको स्टेटमेंट्स दी गई है, अब हमने इसमें से एक करेक्ट स्टेटमेंट निकालनी है। स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक कन्वर्जेंटली, यानी एक ही अभी सारी सोच में सोचता है, ऐसा नहीं है। एक क्रिएटिव इंटेलिजेंस व्यक्ति वही है जो डाइवर्जेंटली सोचता है। ए गलत हो जाएगा। इंटेलिजेंस इज द रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर एज द लर्निंग ऑफ एक्सपीरियंस की इंटेलिजेंस आप कहेंगे कि व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तित होना, राइट आंसर नहीं है। अगर आप लर्निंग की बात करें तो लर्निंग में रिलेटिवली परमानेंट चेंज होता है। जिस तरह से आपकी धीरे धीरे लर्निंग होती है तो आपकी लर्निंग से परमानेंट चेंज होता है, इंटेलिजेंस से नहीं होता है, तो बी गलत हो जाएगा। इंटेलिजेंस इज हेरिडिटरी ट्रेट दैट इन्वॉल्व्स मेंटल एक्टिविटीज सच एज मेमोरी एंड रीजनिंग। बुद्धि एक आनुवांशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें मेमोरी और रीजनिंग ही शामिल होगी, इसमें प्रैक्टिकल, कंटेक्चुअल सब चीजें शामिल होती हैं। इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल इन्वॉल्विंग सेवरल एबिलिटीज नॉट एंटायरली मेजरेबल बाय इंटेलिजेंस टेस्ट। यानी बुद्धि एक मल्टी डायमेंशनल, इसमें अगर यूनि डायमेंशनल होता तो ये गलत हो जाता, ठीक है जी, गलत हो जाता। सो हमें बताया इसमें कि इंटेलिजेंस एक मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस है, बिल्कुल है। ये इन्वॉल्व करते हैं सेवरल एबिलिटीज नॉट एंटायरली मेजरेबल बाय इंटेलिजेंस, कि हम हमारे जो योग्यताएं होती है हम हर किसी को इंटेलिजेंस टेस्ट के साथ मेजर नहीं कर सकते हैं, तो इतनी तरह की सेवरल एबिलिटीज पाई जाती है इंटेलिजेंस में। सो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी किससे रिलेटेड? हमें पूछी थी इंटेलिजेंस से रिलेटेड। Which one of the following statement best describe intelligence? So इंटेलिजेंस के बारे में बेस्ट कौन सी स्टेटमेंट डिस्क्राइब करती है? इंटेलिजेंस इज एन यूनिडायमेंशनल। देखिए मैंने वही कहा था कि यूनिडायमेंशनल इंटेलिजेंस सिर्फ एक कंसेप्ट, एक अवधारणा तक ही शामिल नहीं है। इंटेलिजेंस मल्टी डायमेंशनल है जिसमें बहुत सारी कंसेप्ट, सेवरल इंटेलिजेंस हम देखते हैं। अगर हम हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को देखते हैं तो उन्होंने आज के टाइम में तो 12, 13, 14 इंटेलिजेंस हो रखे हैं, बट क्योंकि हम एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो उसमें 8 तरह की इंटेलिजेंस तो ऑलरेडी है। कि अगर व्यक्ति मान लीजिए एकेडमिक्स में अच्छा नहीं है तो और भी कई चीजों में वो अच्छा हो सकता है, ठीक है। सो क्योंकि आज के दौर में हम एनईपी 2020 पढ़ते हैं, नेशनल एजुकेशन 2020, वो भी इसी चीज की बात करता है कि बच्चे की हम इवैल्यूएशन या असेसमेंट केवल उसके एकेडमिक स्तर पर ही नहीं कर सकते हैं कि ठीक है वो सब्जेक्ट में कितना अच्छा है उसके बेसिस पे। आज के दौर में बात की गई है सीसीई की, ठीक है। सीसीई में हम फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं, हम सबमिटिव असेसमेंट करते हैं, क्लास के दौरान करते हैं, क्लास के बाद करते हैं। करिकुलम और को करिकुलम के बीच के जो डिफरेंस को खत्म कर दिया, उन चीजों को हमने बढ़ावा दिया, वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ावा दिया, एक सब्जेक्ट तक नहीं रहे। सो यानी पे भी इसी चीज की बात करते हैं कि यूनिडायमेंशनल नहीं है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस इज इन्फ्लुएंस्ड ओनली बाय हेरिडिटी। की इंटेलिजेंस आपके माँ बाप कितने ज्यादा इंटेलिजेंट है उसी पे आपकी इंटेलिजेंस इन्फ्लुएंस करेगी, तो ऐसा नहीं है। इन्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। इंटेलिजेंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्वायरमेंट ओनली। इंटेलिजेंस सिर्फ इन्फ्लुएंस करती है इन्वायरमेंट से। अगर मान लीजिए आपका जेनेटिक मेकअप ही अच्छा नहीं हुआ है,
आप में कोई प्रॉब्लम्स है, आपकी डिसेबिलिटीज है, तो जरूरी थोड़ी है कि आपकी इंटेलिजेंस अच्छी, लर्निंग अच्छी होगी या आप इंटेलिजेंट हो गए क्योंकि आपको बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिल गया। तो दोनों का हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का रोल बहुत ज्यादा रहता है। किसमें ज्यादा रहता है? आपकी इंटेलिजेंस पे और आपकी लर्निंग पे और डेवलपमेंट पे। इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट। बिल्कुल, इंटेलिजेंस मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है। बुद्धि एक बहुआयामी अवधारणा है। हम बहुत सारे तरीकों से बच्चों की इंटेलिजेंस को इफेक्ट बढ़ा सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। जिस जिस एरिया में बच्चे की इंटेलिजेंस रहती है, ठीक है, उस एरिया में हम उसे मौका दे सकते हैं। सो ये सब चीजें जो हैं वो अफेक्ट करती हैं किसकी? बच्चे की लर्निंग को और उसकी इंटेलिजेंस को। तो डी इज द राइट आंसर है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर डी। सो ये थे क्वेश्चंस हमारे आज के। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर हाँ, 18th क्वेश्चन भी है। कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज, तो मानसिक आयु की अवधारणा किसने दी है? स्पेयरमैन, बिने, स्टर्न और टर्मन। टर्मन। तो सबसे पहले हमें किसने दिया है मेंटल एज? मेंटल एज का कंसेप्ट दिया अल्फ्रेड बिने ने। कब दिया है? 1906 में। 1906 में क्या दिया है? मेंटल एज का कंसेप्ट दिया है। उन्होंने कंसेप्ट इंटेलिजेंस टेस्ट दिया था 1905 में। इंटेलिजेंस टेस्ट दिया था और 1906 में मेंटल एज का कंसेप्ट दिया था। ठीक है, कब दिया था? 1906 में दिया था। तो किसने दिया था? बिने ने दिया था। उसके बाद स्टर्न ने कंसेप्ट दिया था मेंटल एज का। फिर उसके बाद रिवाइज किया था टर्मन ने, फॉर्मूला दिया था 1960 में। धीरे धीरे इसमें चीजें बढ़ती गई। सो ये आपके इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस है। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस एसोसिएटेड विद, तो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस किसके साथ जुड़ी है? टू फैक्टर थ्योरी, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, हायरार्किकल थ्योरी, मल्टीपल इंटेलिजेंस। आप सब जानते हैं कि मल्टीपल इंटेलिजेंस के साथ ये जुड़ी हुई है। ठीक है जी, जो दी है किसने? हार्वर्ड गार्डन में। मल्टीपल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, जो बच्चे मैथ्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। सो ये थे हमारे क्वेश्चंस आज के इंटेलिजेंस से, जो कि आपके हार्डली आपके 2 क्वेश्चंस तो इंटेलिजेंस से पूछे। इवन अलग अलग थ्योरी से अगर हम देखें तो काफी क्वेश्चंस आपके बनते हैं। 3 से 4 क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। इसमें आपको इंटेलिजेंस के टेस्ट से क्वेश्चन पूछ लेंगे, कंसेप्ट से पूछ लेंगे, मल्टीपल इंटेलिजेंस से हमारे 1 से 2 क्वेश्चंस बनते हैं, स्टर्नबर्ग की थ्योरी से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो काफी सारी थ्योरीज हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, सो HPTGT कमीशन आर्ट्स का 6th ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है। जो भी एस्पिरेंट्स इंटरेस्टेड हैं, आप निम्बस करियर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां जाके आप इसे अवेल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कुछ और पेड ऑनलाइन बैचेस चल रहे हैं, विद डिस्काउंट ये चल रहे हैं। जो भी एस्पिरेंट्स इंटरेस्टेड हैं, आप निम्बस करियर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और बैच अवेल कर सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर है आपको दिया गया, कोई क्वेरी रहती है तो आप इस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं डेली की पीडीएफ्स के लिए। ठीक है जी, सो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आएगा और अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।